हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन। और उसकी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं यहाँ पर बातचीत हो रही है जस्टिस बी ए खान साहब से। इनको आप पहले कई मर्तबे अपना स्क्रीन पर देख चुके हैं, ये आपके लिए स्ट्रेंजर नहीं है। और जैसा आपको याद होगा कि इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से वकालत शुरू करके वहां पर ये जज बने। उसके अलावा मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी रहे, और इन दोनों हाई कोर्ट के अलावा फिर आप वापस जम्मू एंड कश्मीर में गए और वहां पर बतौर चीफ जस्टिस आप रिटायर हुए। आजकल जितनी भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हो रहे हैं, विशेष रूप से जो इंसाफ से, कोर्ट से, अदालत से ताल्लुक रखने वाले, उन पर आप नजर रखते हैं और अपनी सही कानून की नजर से जो आपके उसके बारे में अल्फाज हैं उनको सामने पेश करने में आपको कोई हिचक नहीं हो। आज आपका यहाँ पर वेलकम। और जज साहब, आप नजर अपनी कैमरे पर रखें। और जैसी आपसे बात हुई थी कि यहाँ पर आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के अभी हाल के एक फैसले की, जिसमें कि एक लेडी जज ने एक फैसला दिया है जिसमें लिटिगेंट ने, जो अरविंद केजरीवाल थे, जो पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने ये दरखास्त दी थी कि ये मामला वो न सुने, जिसको कि लीगल पार्लेंस में रेक्यूजल कहा जाता है, कि वो खुद को उस मामले से रेक्यूज कर ले। और नॉर्मली ऐसे मामलों में जज कह देते हैं नॉट बिफोर मी, तो फिर चीफ जस्टिस उसको नॉर्मल कोर्ट्स में किसी दूसरी बेंच को वो मामला मुलतवी कर दे। तो उसके बारे में बातचीत करते हुए जज साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इन जज का जो एक्साइज पॉलिसी केस से ताल्लुक रखने वाला मुकदमा था अरविंद केजरीवाल का, इस मामले के बारे में काफी कंट्रोवर्सी हुई और ये पब्लिक की ग्लेयर में रहा है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ये मामला क्या है। ये भी बता दें कि ये जनरली किस चीज से ताल्लुक रखता है, इसमें सीबीआई का या ईडी का इससे क्या ताल्लुक, और फिर इसमें इस वक्त किस लिए ये मामला हाईकोर्ट में है और वहां पर रिक्यूजल का मामला कैसे आया। तीन चीजें हैं। व्हाट इज दिस केस अबाउट? नंबर वन, व्हाट वाज द डिसीजन ड्यू टू विच मिस्टर केजरीवाल हैड टू कम टू दिल्ली हाई कोर्ट, और उसमें रिक्यूजल का मामला किस तरह से उससे जुड़ गया। थैंक यू जॉन साहब फॉर हैविंग मी। जी, ये दरअसल ये एक्साइज पॉलिसी केस इनके खिलाफ 4-5 जो इस पार्टी के लोग थे, जी, इनके खिलाफ ये एक करप्शन केस हो, जो आपको याद होगा, ईडी वगैरह, और जिसमें अरेस्ट वगैरह हो गए थे। तो इसका ट्रायल चल रहा था नीचे कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। उस सेशन कोर्ट ने कोई 300 पेजेस का जजमेंट दे के इनको सबको एक्यूट कर दिया। दे वर ऑल एक्यूटेड, बरी कर दिए गए थे। बरी कर दिए गए। एंड दैट जज मेड सम ऑब्जर्वेशंस एंड रिमार्क्स अगेंस्ट द सीबीआई एंड वगैरह वगैरह। तो अगेंस्ट दैट सीबीआई हैज फाइल्ड एन अपील कि वो जो इनका डिस्चार्ज था इन एक्यूज्ड का, केजरीवाल एंड हिज अदर कोलीग्स, दैट वाज नॉट लीगल। So that appeal came to this judge, this lady judge, because the roster of the criminal matters was being handled by her. जी, Now, but this judge had already handled their bail applications, etc., which she had rejected or whatever, on which they had perhaps drawn some suspicion and all that. Now, when it came to the same judge, again, this appeal of CBI, then Mr. Kejriwal and his colleagues, they filed an application asking the judge to for recusal. Now, that recusal is let me first explain it to you. Recusal is a legal process by which a judge withdraws from the case, steps aside from the case, and does not participate in that proceeding, and does not participate in the decision that will be ultimately so. And it is mostly a voluntary act by the judge itself. Someone can request it, because if someone feels some doubts about the judge's conduct or something, then someone can also request. So the recusal happens two ways. One is voluntary by the judge himself or herself, and on the request of a party, maybe, as in this case, on the request of a party. Now, this legal process, recusal, is meant to
ensure that the stream of justice remains unpolluted. And if you have some doubts and suspicions about a judge's conduct or so on and so forth, then that judge must recuse himself or herself from the proceedings. Now, what is paining me, what is hurting me, General Saab, in this is that we are belonging to an old school of judicial functioning, and we were trained to that in case there is a whisper about your conduct of proceedings, and don't hear that case, recuse yourself. It used to happen very by a whisper. Now, this kind of a tamasha, holding a day-to-day hearing on this and getting all dirt washed on the public, that has pained me a lot, and I feel very concerned. और उस पे मुझे आप कभी मुझे कहते हैं शेर सुनाओ, अर्ज करता हूँ, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, क्या है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। क्या बात। तो इस तमाशे में नहीं होना चाहिए था। दिस इज ब्रिंगिंग ए बैड नेम टू द जुडिशरी। देखिए जॉन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि फाउंडेशन क्या है हमारे जस्टिस सिस्टम का। फाउंडेशन इज व्हाट? इट इज पब्लिक फेथ एंड कॉन्फिडेंस। अगर पब्लिक फेथ इस जस्टिस सिस्टम में है तो जस्टिस है, अगर नहीं है तो नहीं है। इसमें कानून की why are you going into legal quibblings on a lack of faith matter? If somebody tells me that I don't have a faith in you, I must go, I must withdraw. जिसी पे गालिब ने कहा था, एक और शेर सुनो अगर सुनो, आजकल मेरे गालिब जैसे खाटू साहब के चढ़ा, अगर तवक्का ही उड़ गई गालिब, फिर क्यों किसी का गिला करे कोई। इट्स ऑल ए मैटर ऑफ फेथ। इफ योर फेथ गोज देन एवरीथिंग गोज। बहुत सही फरमाया कि भरोसा होना चाहिए, और अगर भरोसा और विश्वास नहीं है, और जैसा आपने कहा कि ये टू वे प्रोसेस है, कि अगर जज को लग रहा है कि उसके लिए ये किसी मामले को सुनना ठीक नहीं रहेगा, तो जज खुद रिक्यूज कर सकते हैं। और दूसरा, उस पार्टी को भी अख्तियार है कि अगर उसको लगता है कि यहाँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो भी इसकी मांग कर सकते हैं, क्योंकि ही हैज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए फेयर ट्रायल। जी, अगर फेयर ट्रायल लगता है उसको नहीं हो रहा है मेरा, जी, तो आप क्यों उसको बांधे रखते हो भाई? तो अब यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये है कि नॉर्मली क्या ग्राउंड है जिसमें कि रिक्यूजल होता है? जॉन साहब, कई ग्राउंड्स पे रिक्यूजल होता है। मान लीजिए बायस है जी, और बायस कई तरीके से अराइज हो सकता है। मान लो किनशिप से रिश्तेदारी है, दोस्ती है, बिजनेस है, कोई कनेक्शन है, कोई एसोसिएशन है, कोई पास्ट का कुछ है, ये सब चीजें ले दे के फिर एक एक बायस को क्रिएट करती हैं जज के मन में। और अगर ऐसा बायस, लाइकलीहुड ऑफ बायस है, देखिए एक हो गया एक्चुअल बायस जी, जैसे इस जज साहिबा ने कहा है मुझे प्रूफ दो, ये क्रिमिनल ट्रायल थोड़ी है प्रूफ देंगे जी। इफ देयर इज ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस, रीजनेबल एप्रीहेंशन। इसीलिए हमन ने कहा था कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट अपीयर टू हैव बीन डन। भाई बाहर लगना चाहिए ना इंसाफ हो रहा है। तो आपने एक ग्राउंड बताया कि बायस अगर है, क्या इसके अलावा और भी कोई ग्राउंड है जिन पर रिक्यूजल होता है? इसमें तो सब कुछ आता है, बायस में सब कुछ आता है। ये जो मैंने बोला, रिश्तेदारी है, दोस्ती है, बाकी चीज है जी, इसमें सब कुछ आता है। या किसी जज का कहीं और अगर कोई एसोसिएशन हो कि उसका कोई लिंक विंक है, या उसका कोई विचारधारा किसी किस्म का है जो उसको प्रेजुडिस कर सकता है। नाउ ऑल दोस ग्राउंड्स, बुनियादी what I feel is and what I am trained in is that if somebody tells me that I don't feel comfortable with in your court, I'll say please go। बिल्कुल सही आपने कहा। आगे जाएं उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कुछ प्रूफ होना चाहिए, या वो दिखाता है? ना, जज ने कहा है अपने में जी, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रूफ क्या देगा। इफ यू आर फॉर एग्जाम्पल टेक ए केस ऑफ करप्शन, जी, somebody bribes a judge, does he keep a proof of it? प्रूफ में भी डिग्री ऑफ प्रूफ होती है कि प्राइमा फेसाई मैटर है, या बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट है, या कंक्लूसिव प्रूफ है। तो किस तरह का प्रूफ की यहाँ जरूरत है? इसमें प्रूफ नहीं, इसमें लाइकलीहुड ऑफ, इफ योर परसेप्शन इज देयर, परसेप्शन की बात। केस देखने जा, वो फौजी केस था। इफ देयर इज ए परसेप्शन ऑफ बायस, लाइकलीहुड ऑफ बायस, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बायस, उसके लिए प्रूफ कहां से आएंगे वो? तो there can't be proof in such matters, but and one should not ask for a proof in such matters।
तो लॉ में रिक्यूजल का क्यों, रिक्यूजल का ये पॉलिसी या सिस्टम या दस्तूर है, इसका पर्पस क्या है, एम बिहाइंड इट? Aim behind it is to ensure impartiality, to ensure integrity, to ensure unadulterated justice. Aim इसका यही है कि भाई इसको अगर आप सपोज प्रेजुडिस्ड हो या बायस्ड हो या कोई इंटरेस्ट है या कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, तो उससे तो इस एक तो राइट इसका वायलेट होता है फ्री ट्रायल का, और दूसरा इंसाफ के जो तकाजे हैं वो जी। वायलेट हो जाते, इसीलिए आई डोंट नो इफ गॉन थ्रू दैट। एक बार ऐसा हुआ था कि एक हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, बड़े वो मॉरलिस्ट अपने आप को बोलते थे और जुडिशियल एथिक्स का बड़ा चर्चा करते थे, तो उन्होंने रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ एक बनाया था, एक चार्टर सा। आप क्या बेंगलोर डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो सुप्रीम कोर्ट ने जी। किया था, एंडोर्स इन 1970, अडॉप्ट किया था। जी। इसमें डूज एंड डोंट्स थे कि ये करो जी, वो करो, वो करो, वो करो। उसमें ये भी था कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट आल्सो अपीयर टू बी डन। इसमें ये भी था दैट इफ यू हैव ए केस बिफोर यू व्हिच इज कनेक्टेड समवेयर एंड व्हिच क्रिएट्स ए बायस, डोंट हियर दैट केस। इसमें ये भी था कि अगर प्रॉपर्टी आपकी बाहर, अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, अगर if you feel it is looking bad, then don't hear this case. Now that list of do's and don'ts is being breached, is not being complied with, and that's why these problems are. ये जो रिक्यूजल है, तो रिक्यूजल एक जुडिशियल प्रोसेस है जो किसी केस में आ सकता है, बहुत से केसों में शायद नहीं भी आता। तो रिक्यूजल को एक्सेप्ट किया जाए तो उसका कुछ स्टैंडर्ड या कुछ टेस्ट है? ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है, रीजनेबल एप्रीहेंशन परसेप्शन है जी। कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, तो अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन है दैट इज द स्टैंडर्ड। एक जज की सेंसिटिव कॉन्शियस है ना जी, इस जज की, अगर उसकी कॉन्शियस प्रिक होती है जी, एक इंसाफ चाहने वाले, मांगने वाले शख्स के एलिगेशन से या रिक्वेस्ट फॉर रिक्यूजल से, उसका कॉन्शियस तो कहीं प्रिक होता है ना, तो उस कॉन्शियस पे एक्ट करके व्हाई शुड ही बी होल्डिंग ऑन। तो ये रिक्यूजल मान मैं तेरा मेहमान जी। तो रिक्यूजल को देखिए, अगर वैसे हम नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस में कि जज खुद तो अपने पास मामला नहीं लेते, तो जज को चीफ जस्टिस वो रोस्टर में डालते हैं और वो मामला आया। अब जो अपोजिट या जो नेसेसरी पार्टीज हैं या एक्यूज है या पार्टीज हैं, सिविल लिटिगेशन है, तो वो एक एप्लीकेशन देंगे, वो सबमिशन देंगे कि साहब ये मामला आप न सुने, रिक्यूज कर लें। तो के बाद उसी जज को देंगे जहां पर है कि साहब ये आप रिक्यूज कर लीजिए, हम रीजनेबल एप्रीहेंशन हमें है, हमें पूरा इत्मीनान, तसल्ली नहीं है कि हमको इंसाफ मिलेगा। ये लाजमी है कि ये एक्सेप्ट हो सकता है या डिसअलाउड हो सकता है। तो ये जो भी डिसीजन हुआ रिक्यूजल के बारे में, तो क्या उसमें कुछ अपील या रिव्यू फाइल किया जा सकता है? नहीं, जनरल साहब, इसमें कोई अपील और रिव्यू का कोई प्रोविजन है ही नहीं, होना चाहिए। अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। इसमें रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू किसी और सुपीरियर कोर्ट से होना चाहिए, क्योंकि मान लो मैंने अपना प्रेस्टीज समझा इसको, जैसे इस केस में जज साहिबा ने कहा है वो इट विल बी ए सरेंडर इफ आई एक्सेप्ट रिक्यूजल, or it will be an abdication if I accept this refusal, means judge has treated the whole thing as a matter of prestige, which justice functioning is not. लेकिन जज साहब ये बताइए कि ये तो पुराना 200 साल पहले राजा राम मोहन राय का ट्रायल हुआ था, जिसको हम लोगों को पढ़ाया गया कि जुडिशियल मर्डर था। उस वक्त तक तो रिक्यूजल नहीं था, लेकिन अब रिक्यूजल है, तो अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास रिव्यू या अपील करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं, कोई नहीं है। इसकी क्या वजह है? And it leads to miscarriage of justice. Note my words. जी। For example, now in this case of refusal, this man who was seeking recusal will have to go through the whole grinding of the case in this court. God knows for how long, maybe for 1 year, maybe for 2 years. Thereafter, after a final judgment, if it goes against him or whatever, then he has to appeal to a superior court. लेकिन उसका 1.5 साल तो गया ना। ये तो सब एक मतलब बहुत खास चीज है। मैं ये देख रहा था, मुझे पता चला कि रिक्यूजल के मामले पर 2 जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसमें बताया गया कि एक जस्टिस के.एस. खेहर का है, जो बाद में चीफ जस्टिस बने, और ये सहारा वाले मैटर में था, और दूसरा डिसीजन है जस्टिस अरुण मिश्रा का, जो कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिसीजन है,
5 जजेस बेंच का। तो इन दोनों मामलों में जो कि कहे जाते हैं कि स्टैंडर्ड जजमेंट हैं डीलिंग विद रिक्रूजल बाय सुप्रीम कोर्ट, तो एक में खेहर साहब का फैसला है जो खुद उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी कई लीडिंग लॉयर्स ने, इंक्लूडिंग मिस्टर जेठमलानी इन सहारा मैटर, और उन्होंने खुद फैसला दिया, उस अपील को नामंजूर किया, लेकिन बाद में खुद वो रिक्यूज हो गए। और दूसरा केस जस्टिस अरुण मिश्रा का है। तो ये जैसा आपने कहा कि एक तो इसमें कोई अपील और रिव्यू का प्राविधान नहीं है, और जिस जज के खिलाफ या जिस जज से उम्मीद की जाती है कि वो रिक्यूज करें, और आपके मुताबिक इसमें रीजनेबल एप्रीहेंशन काफी है, और वो जज कहता है नहीं मैं ही सुनूंगा, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, ये वो डेटपन बोलेंगे उसको क्या है। अगर उसमें जुडिशियल सेंसिटिविटी है उस जज में, देखिए एक जज को एक केस के साथ कोई अटैचमेंट तो होता नहीं, कोई पर्सनल स्टेक तो होता नहीं, कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता नहीं, कोई प्यार मोहब्बत तो होता नहीं इस केस के साथ। तो फिर क्या वजह है भाई, जाने दो, लेट इट गो टू समबडी एल्स। दिल्ली हाई कोर्ट में 40 जज है, कोई और सुनेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। और ये लगे रहो नहीं जी मेरे पास ही रहो, दैट proves your interest, that proves there is something wrong। और इस केस में और भी फैक्टर है, जो सोलिसिटर जनरल को मिस्टर तुषार मेहर को बुलाया गया आर्ग्यू करने। आर्ग्यू व्हाट? नाउ तुषार मेहता इज आर्ग्यूइंग इन डिफेंस ऑफ द जज। व्हाट डू यू इन्फर आउट ऑफ इट? कार उस जज को डिफेंड कर रही है। व्हाट डू यू इन्फर आउट ऑफ इट? दैट इज गुड एनफ फॉर a recusal। भाई recusal is a between the judge, either voluntary within himself or herself, or between that party who has raised the question of recusal. Why are you getting other parties to argue for you? And once you get other parties and they defend you, means what? Means you are interested in that party. सिंपल सा लॉजिक है। अभी और आगे जाने से पहले इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा जुडिशियल ट्रेनिंग भी जरूरत के मुताबिक दी जाती है, जुडिशियल एकेडमीज हैं हर स्टेट में, तो इस मामले में रिक्यूजल की दृष्टि से एथिक्स या जुडिशियल प्रोप्राइटी क्या कहती है? आपके जूनियर जजेस थे, आप ट्रेन करते थे, आप चीफ जस्टिस रहे, तो आप उनको क्या सिखाते हैं विद रिगार्ड टू ethics and judicial propriety? It is unfortunate, General Sahab, I have said it in your earlier program also, that our judicial training is not focusing or concentrating on what a judge's outlook should be developed or what his skills should be developed. It is a carbon copy of a law college syllabus. तो उसमें ये आउटलुक और ये स्किल की बातें जजों को कोई नहीं सिखाता है। बट ये बात जरूरी सिखाते हैं किसी वक्त किसी कई जुडिशियल एकेडमीज में कि भाई यू आर ए जज, यू आर नॉट ए ब्यूरोक्रेट, यू आर नॉट ए पुलिस ऑफिसर, एंड योर सेंसिटिविटी एज ए जज हैज टू बी डिफरेंट, योर इंटीग्रिटी हैज टू बी डिफरेंट, योर होल फंक्शनिंग हैज टू बी डिफरेंट। इसलिए अगर आपको कोई आंच आती है आपके इस पे, तो व्हाट यू tell me, General Sahab, what use is their judgment now? Suppose tomorrow this judge renders a judgment even in favor of this Kejriwal. It will have no worth. It is vitiated. The doubt shall linger on. Yeah, it is. That will linger on. It is vitiated by that apprehension that I am facing an unfair trial. So even if you render a good judgment today, कोई outside public में कोई ये नहीं मानेगा कि हाँ जी इसके साथ इंसाफ। ये this is the worst part of it. और जिन रिक्यूजल्स की आप बात कर रहे थे, वो एक तो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे है। अब जस्टिस केयर के मामले में यह था कि भाई आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का चैलेंज जो केस है वो मत सुनो, क्योंकि आप चीफ जस्टिस बनने वाले हो या बने हो या बनोगे, तो आपका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, आप लाजमन इसके खिलाफ एक प्रेजुडिस बायस करके फैसला करोगे, तो उस पर वहां डॉक्ट्रिन ऑफ फिर नेसेसिटी इन्वोक होगी। साहब क्या करें, चीफ जस्टिस के बगैर अगर बेंच नहीं बन सकता तो क्या हो जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की केस में जस्टिस अरुण मिश्रा ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब वो 2 जज या 3 जज का पहले बेंच था, उसमें एक व्यू लिया था, उसी में फिर रेफरेंस हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको मेंबर रखा और जो पार्टीज एग्रीड थी उन्होंने कहा जी इसने तो उसके पहले वाले बेंच में ये कहा है तो ये क्या ये हमारे प्रेजुडिस करेगा। तो उस पर यह बात हुई कि भाई अब 5 जजेस का बेंच है, ये एक जज का तो है नहीं कि इसका व्यू प्रिवेल करेगा। सो ऑन दैट इट वाज डेल्ट विद दैट। दोज केसेस हैव नो कंपैरिजन with this case or a case of a single judge who is being asked to recuse. So those are the last court or higher court, you don't go for any review or whatever. दूसरा वो बड़े बेंचेस थे, उसमें एक जज का मामला नहीं था कि जो वन वे और द अदर
डिसीजन को कर सकता था। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसको हाँ, एक दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि अगर मैं सिटीजन हूँ और एक सिटीजन के नाते ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि मुझे फेयर ट्रायल मिले, जिसकी मैं उम्मीद करूं, जिस पर मुझे भरोसा होना चाहिए दैट आई गेट फेयर ट्रायल। और उस फेयर ट्रायल जो कि मेरा हक है, उसको लेने के रास्ते में मुझे लगता है कि कोई बायस है या पार्शियलिटी हो रही है, और इसका मुझे डर है, इसका मुझे शक है कि मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जो कि मेरा हक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी परिस्थिति में एक जज का उसी मामले को डिसाइड करने के लिए लगे रहना और टू स्टिक टू दैट केस, उसकी क्या वजह हो सकती? वजह कुछ नहीं है, प्रेस्टीज है भाई। कि आप क्यों मुझे कहते हो यहाँ से हट जाओ? प्रेस्टीज है। जैसे अगर आप, जब मैंने मीडिया में पढ़ा इसका ये जजमेंट, वो तो बिल्कुल प्रेस्टीज का मामला है। वो आई मीन कैच 22 सिचुएशन, इट विल बी कंसिडर्ड आई सरेंडर्ड। ये तो वो जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है। भाई ये जुडिशियल फंक्शन इज नॉट योर प्रेस्टीज, इट इज नॉट योर सरेंडर। यू हैव टू गिव जस्टिस टू समबडी। इट इज अपार्ट फ्रॉम योर ईगो, इट हैज नथिंग टू डू विद योर प्रेस्टीज। सरेंडर किस बात का सरेंडर? ये कोई पहलवान जंग हो रहा है, कोई एक लड़ाई हो मिनट रही के है? लिए अगर इसमें प्रेस्टीज इन्वॉल्व नहीं है और ईगो और इंटरेस्ट भी नहीं है, तो क्या इस रिक्वेस्ट को, रिक्यूजल को बेंच हंटिंग की नजर से देखा जा सकता है? ना ना, देखिए बेंच हंटिंग या बेंच शॉपिंग जो है वो ये होता है कि अगर मैं, इफ आई एम ए पार्टी, लिटिगेटिंग पार्टी, जी, if I manage to have my case listed before a specific bench, जहां मैंने कोई सेटिंग की हो या जहां मेरा कोई कनेक्शन हो, उसको बोलते हैं बेंच शॉपिंग। उसी वजह से ही हमने वो शुरू किया थी, ये कंप्यूटराइजेशन वगैरह जो है, दोज वर एक्शंस टू डील विद सच अ प्रॉब्लम। And वो जो roster system and all this. For example, in this way, why this problem you talked about, Justice Arun Mishra? Why those 4 judges of the Supreme Court came out on the media? What was the reason? वो तो शायद मास्टर ऑफ रोस्टर की बात No, थी। no, 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 no. Because all sensitive cases were being listed only before one judge, हाँ, ये and कहा there गया was a था। pattern of the judgments going in favor of the executive only. तो इस मामले That was the में problem. नहीं, अब इसमें सबसे आसान सोल्यूशन है, अगर चीफ जस्टिस ये देखे, if he sees the point and if he tries to be fair, he can rotate this roster. ये क्रिमिनल बेंच इसी को क्यों रखना है? एक ही जज को आप सेंसिटिव केसेस में क्रिमिनल बेंच रखो जी 3 साल, जब तक नहीं, ये जज सब। साहब, इसमें शायद मुश्किल ये हो सकती है कि आपने एज चीफ जस्टिस ये बनाया हुआ है उस हाई कोर्ट में कि क्रिमिनल मैटर ये देखेंगे, सिविल ये, टैक्स ये देखेंगे, सर्विस ये देखेंगे, और वो फिक्स्ड बेंच नहीं होती, उसका कुछ अरसे के लिए होती है कि 6 महीने, नहीं, जरूरी नहीं है। 3 हमारे यहाँ महीने तो के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने ना के ना लिए, ना ना ना, कि डिपेंड्स इलेक्शन ऑन। मैटर ये देखेंगे। ना ना, वो हफ्ते के लिए भी होता है, वो महीने के लिए भी होता है, वो 15 दिन के लिए भी होता है। हमारे टाइम में दिल्ली हाई कोर्ट में वो ब्रेक के टाइम पे होता था, जब हमारी वेकेशन होती थी। बट दैट्स नॉट द इशू। बट इफ यू नो दैट सेंसिटिव केसेस ऑफ ये ईडी वीडी वगैरह जो है, ये सेंसिटिव केसेस एक ही बेंच में हम लगाते रहे और वहां से एक पैटर्न हमें मिल रहा है, तो व्हाई डोंट यू रोटेट द रोस्टर? आपको पब्लिक फेथ रेस्टोर अगर करना है तो रोटेट करो ना रोस्टर को। 40 जज में दूसरा एक जज सुनेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कुछ दिन, कुछ अरसे के लिए तो रखा जाएगा। हाँ, तो हफ्ते में क्या डैमेज होगा? तो हफ्ते में कोई डैमेज? तो हफ्ते में जैसा कोई फैसले, कोई भी जज का कोई भी मामले का फैसला तो होता नहीं, तो बतौर नहीं जज आप ये कहेंगे मैं कितने केस पढ़ूं और तैयारी करूं, कल मैंने नहीं नहीं, वो दलील वो सुनी है, आज ये मैं सुन रहा हूं, परसों कुछ और सुनूंगा। नहीं, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो तो इसीलिए है कि ये एक जज कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें सब्जेक्ट में न लगाए। मान लीजिए मेरे पास आप क्रिमिनल रखते हैं और मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है क्रिमिनल में बेल ग्रांट करने का, और मैं अगर इसी में लगे रहूं, अगर इसी में मुझे लगाते रहें, डिप्लॉय करते लिए, आई डेवलप ए वेस्टेड इंटरेस्ट। That is why there is a roster change after every month, after every 15 days, after every 4 months. There is a roster change ताकि एक जज को मौका न मिले एक वेस्टेड इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर के साथ रखने का। ये तो आम हमारे यहाँ है, बल्कि उसमें प्रॉब्लम भी होती। फॉर एग्जांपल, आई वाज हियरिंग ए केस इन ए डिवीजन बेंच और दूसरे दिन रोस्टर चेंज होता है। रोस्टर चेंज होता है, दिस केस गोज टू द अदर बेंच, देन ही हैज टू स्टार्ट ए फ्रेश फ्रॉम देयर। जी हाँ,
So these were the difficulties, but this had to be done because you could not be clinging to a case. Why are you sticking to a case here? I can't understand. No judge should. यहाँ आपसे दरख्वास्त ये है कि हमारे Yeah. दर्शकों के लिए ये बताएं कि दो टर्म्स इस मामले में काफी बीच में उनका जिक्र हुआ। एक है बेंच शॉपिंग और एक है बेंच फिक्सिंग। ये दो क्या है और दोनों में क्या फर्क है? जनरल साहब, आप मुझे अंदरूनी बातों नहीं उलझाते हैं। I am very नहीं, keen that my audience should be enlightened. बेंच शॉपिंग तो आपको मैंने बताया क्या है। जी बेंच शॉपिंग हो, जैसे मैं वकील हूँ और मैं जानता हूँ कि जनरल साहब का जो कोर्ट है वहाँ मुझे ये रिलीफ नहीं मिलेगा, तो मैं या उसको अवॉइड करता हूँ इस बेंच को, या मैं वेट करता हूँ कि ये बेंच कब लगे, या मैं कोई इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ करके कंप्यूटर वाले से निपट के मैं इसको फला उसी बेंच में लगाता हूँ जहाँ मुझे फेवरेबल मिले। उसको बोलते हैं बेंच शॉपिंग। और बेंच फिक्सिंग? बेंच फिक्सिंग होता है वो एक बेंच के साथ सेटिंग हुआ होता है। जी अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो मत मुझे पूछे। वो बोलते हैं बेंच फिक्सिंग। वो तो दोनों नहीं तरफ अब से आपने होता है। कह दिया कि उसका मुझे पता नहीं और उसको कहते हैं बेंच फिक्सिंग। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता जिसका आपको नहीं इल्म नहीं है। नहीं, इल्म इसलिए है, इल्म इसलिए मतलब आई डोंट वांट टू वॉश द जुडिशरीज दिस थिंग इन पब्लिक, मैं वो नहीं चाहता हूँ। नहीं, मैं लेकिन ये कहता हूँ, मैं अभी जो आपने मिसाल दे दी, जी एक ही जज के पास ये सब केस क्यों लगते हैं, उसको बोलते हैं बेंच फिक्सिंग। और बेंच हंटिंग? बेंच हंटिंग हुआ ना, वो जो फेवरेबल बेंच हो उसमें मैं चला जाऊँ। और तो शॉपिंग उसको भी होती है कि खरीदारी हो? अब खरीदारी वो जाने जिन्होंने की होगी लेकिन तो खैर ये हमारे मुझे तीन इस पे याद आ रहा है, मुझे उसको विकास है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, विकास सिंह सीनियर विकास एडवोकेट। सिंह, हाँ, वो कहते हैं जी जिस दिन आप यहाँ दिल्ली में टाउट्स को डील करोगे उस दिन करप्शन यहाँ का खत्म हो जाएगा। वो कहाँ होता है, क्या होता है, उन टाउट से पूछना पड़ेगा। राइट। तो खैर अभी तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो अब फाइनली मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो एक ये मसला सामने आया है, तो इससे निपटने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जान साहब, इसमें दो तीन किस्म की कार्रवाई हो सकती है। जी एक तो मेरे ख्याल में देयर हैज टू बी सम रेगुलेटरी मेथड प्रोवाइडेड, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया है, जी अगर इसको लॉ बनाया जाए और फिर उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इस्लाम में ये भी है कि जज अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करें, कई जज नहीं करते हैं तो उसमें एनफोर्स नहीं होता है। सो इफ दिस थिंग बिकम, इसी में यही है कि कौन जज क्या केस सुने, रिक्यूज क्या करे क्या ना करे। अगर इसको आप लॉ बनाएंगे और एनफोर्स करेंगे, सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद दैट आल्सो। दूसरा मेरी नजर में है ये रोटेशन ऑफ बेंचेस। जी अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट मैटर में एक बेंच को वेस्टेड इंटरेस्ट कर सकता है पैदा अपने आप के लिए और उसमें बदनामी हो सकती है, जैसे आम केसों में हो रही है कि सेंसिटिव केसों में हो रही है, तो चीफ जस्टिस अगर अच्छा हो, स्ट्रांग हो, वो रोटेट बेंच कर सकता है और ये प्रॉब्लम उस वक्त सॉल्व हो सकता है। तीसरा है जज का अपना कॉन्शियंस, जिस पे मैं आधार करता हूँ, जो मैं कहता हूँ सबसे। देखिए जज का क्या है, जज वर्क्स बाय कमीशन ऑफ कॉन्शियंस, वी यूज्ड टू से। एक जमीर है, एक सिक्स्थ सेंस जुडिशियल सेंस है, वो जुडिशियल सेंस आपको इधर या उधर ले जाता है। ओथ भी है जो कसम खाते हैं। ओथ भी है, ओथ को मान लीजिए आपने वो भूल गए उस दिन, लेकिन ये तो है ना जमीर। इधर से आप जब उस कुर्सी में घुस जाते हो, यू गो एट अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इशारा कर रहे हैं जो खुद इंसान का जमीर होता है। हाँ हाँ, you cease to be a Muslim or Hindu or Sikh or Isai or whatever. You cease to be belonging to this vichardhara or that vichardhara. If you are a judge worth your salt, you undergo a transformation the moment you put on those robes and you get into that chair. But practically that doesn't happen. तो मैं उस पे आधार करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आपको क्या लेना देना इस केस से, ना आपका कोई इंटरेस्ट है, ना आपका कोई अटैचमेंट है। अगर आपको कोई कहता मत सुनो मत सुनो, मेरे पास किसी वक्त आते थे दोस्त हु न्यू दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मी, तो मैं उनको यहीं से पूछता था कंफर्टेबल नॉट कंफर्टेबल विद मी वो तो हंसते थे, बोल नहीं सकते थे। मैं कहता अच्छा ओके, देयर इज अ कोर्ट एल्सवेयर हियर आल्सो, गो देयर। तो क्या कर, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्यों आप लगे रहते हो?
बिल्कुल सही फरमाया मान आपने। लेकिन मान जो मान जो पहली चीज आपने कही कानून बनाने की, हम्म। वो जरा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। क्या कानून में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत है या सिर्फ एक नहीं एक्ट? नहीं, ये ऐसे अकाउंटेबिलिटी, ये जो हमने एक बार, पता नहीं याद होगा आपको, जी हमने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स लेजिस्लेशन में एक बिल लाया था पार्लियामेंट में। वो 68 से वो मामला चल रहा है। वो लास्ट में वो दिनेश गोस्वामी थे, आसाम के लॉ मिनिस्टर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वीपी के जमाने में। उसके बाद उसमें पॉलिटिकल सहमति नहीं हुई। उसमें ये सब, ये जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज में बात कर रहा था, उसी बिल में वो कानून बन रहा था कि ऐसे 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 जज को ऐसे डिस्पोज करना है, ये करना। तो आपका सजेशन है कि उस मामले को दोबारा रिवाइव किया जाए? They should, but they are not. Our political class is not able to vote. डरते हैं, जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन क्या हुआ, वो कहते हैं अगर हम ये करें तो वहां से क्वाश करेंगे, क्या फायदा है। So they are not reaching an agreement on that kind of a law. That's a law of accountability. बाजार में तो हम बहुत ही शोर करते हैं कि the judges have no accountability. There should be an accountability. So. But when it comes to a making of law, it doesn't happen. यहाँ से हम ये समझें कि ये जो आपने बहुत 3 पुख्ता सजेशन दिए हैं, इनके बारे में अगर सोच की जाए, डिबेट हो और इनके मुताबिक एक या तीनों जो स्टेप्स बताए अगर उन पर चला जाए, तो ये रेक्यूजल जैसी मेलेडी और जिसके बारे में लोगों में एप्रीहेंशन है, डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, ये नहीं रहेगी। It's just a change of roster. Don't continue with the roster in sensitive matters with one judge for 2 years, 1 year, 3 years, and create a public impression that this judge is fixed. बहुत सही। And that Chief Justice can do. वो इंसाफ के लिए ठीक नहीं है, इंस्टीट्यूशन के लिए ठीक नहीं है और पार्टीज के जी। लिए ठीक नहीं है। तो जी, बहुत जी। आपने बहुत सही, बहुत माकूल बात कही और इसी तरह से हम आगे भी बात करते रहेंगे और इस तरह के मसले जो कि रिपब्लिक के लिए बड़े जरूरी हैं, उनके बारे में एक गुफ्तगू हो सकेगी। अच्छा जनरल साहब, मुझे एक इजाजत दीजिए आपको इंट्रोड्यूस करने की। जी मेरे जो व्यूअर्स हैं या फैंस हैं, वो पूछते हैं आप फौजी जर्नल के साथ ये क्या कानूनी बातें करते हैं। तो मैं आज इंट्रोड्यूस आपको करता हूँ कि ये जनरल साहब जो हैं वो जज एडवोकेट रहे हैं आर्मी में, इंडियन आर्मी में, वो जनरल के रैंक से। और जज एडवोकेट होता है लॉ डिपार्टमेंट आर्मी का, और उसके हेड रहे हैं, और उसके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज में भी ये लॉ के हेड रहे हैं। मैं आपको, अच्छा यहाँ से आई विल टेक ओवर। मैं फौज में 40 साल तकरीबन रहा और उसमें आर्टरी के अलावा मैं जो रहा आगे 28 साल, वो फौज का लीगल डिपार्टमेंट कहलाता है, जज एडवोकेट जनरल्स डिपार्टमेंट। ये फौज का केवल एक डिपार्टमेंट है और जो जज एडवोकेट जनरल इसका हेड होता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनका लीगल एडवाइजर होता है। जी। और हमारे पास सब तरह के मामले आते हैं जिसमें हम ही जज एडवोकेट जनरल के ऑफिसर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लीगल एडवाइस देते हैं। और हमारा एक ऑफिसर हर कोर्ट मार्शल में मौजूद रहता है। कोर्ट मार्शल उसकी अगर वो वहाँ मौजूद नहीं है, आगे नहीं जा सकता, उसका रहना जरूरी है। वो सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट और एलेबोरेट ट्रेनिंग होती है। तो मैं उस ओहदे पर रहा और 2008 में रिटायर होने के बाद मैं यहाँ एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी का उनका हेड रहा, डायरेक्टर रहा। कुछ मेरी किताबें वगैरह हैं और कुछ बहुत एमिनेंट जजेस जैसे जस्टिस बी.ए. खान हैं। और मैं ये सुनता रहता था और मैं समझता था कि बी.ए. खान का मतलब है बादशाह खान, इस तरह से। खान मुझे वहाँ बुलाते तो उनके साथ रहने से भी कुछ जानकारी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह से इंसाफ होता रहता है। I was holding army roster in Delhi. करेक्ट बहुत बहुत शुक्रिया और इस तरह से बातचीत जारी रहेगी। Thank you for having me. Thank you.